प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आइए एक बार अपने आपका हमारी क्लास में स्वागत है। और आज हम जो अध्ययन करेंगे वो है जनन, रिप्रोडक्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी जीवधारी अपनी संतति को बनाए रखने के लिए, अपनी वंश वृद्धि के लिए, अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, उसी को हम जनन कहते हैं। और यह एक ऐसा ग्रह है जो उन्हें निर्जीवों की श्रेणी से अलग करता है। तो जनन का जीवों के जीवन चक्र में निम्नलिखित महत्व है, एक एक करके देखते हैं। एक है जनन द्वारा जीव अपने समान जीवों की संख्या में वृद्धि करते हैं, यानी इसकी सहायता से वह अपने समान, अपनी जैसी जीवों की संख्या में वृद्धि करते रहते हैं। अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं, यानी अपनी जाति की निरंतरता है उसको बनाए रखते हैं। जनन द्वारा आनुवंशिक लक्षण जीवों से संतानों में वंशागत होते हैं, यानी अगली पीढ़ी में जाते हैं, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। डीएनए के द्वारा इनका निर्वहन होता है, जिससे संतान अपने जनकों के समान दिखाई देती है। चौथा बिंदु है जनन द्वारा संतानों में कुछ विभिन्नताएं भी आ जाती हैं। यह भिन्नताएं जैविक विकास का आधार होती हैं। विभिन्नताएं स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। तो इस प्रकार से कुछ लक्षण हैं जो जीवधारियों के जीवन चक्र के लिए अति आवश्यक हैं। तो आइए आगे देखते हैं पौधों में जनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। जो पौधे हैं उनमें जनन किस प्रकार से होता है। पौधों में पाई जाने वाली जनन विधियों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। जैसा कि हम जानते हैं, अलैंगिक जनन में एक ही पौधे से नए पौधे का निर्माण होता है, इसमें दो पौधों की जरूरत नहीं होती है। जबकि लैंगिक जनन होता है, उसमें दो पौधे या एक ही पौधे में दो भाग, जो एक नर होगा और एक मादा, उसकी जरूरत होती है। लेकिन अलैंगिक जनन में इस प्रकार की हमें जरूरत नहीं होती है। पादपों में लैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में दैहिक कोशिकाओं से नए जीव उत्पन्न होते हैं तथा जनन कोशिकाओं या तो बनती ही नहीं है अथवा बनती है तो अर्धसूत्री विभाजन से बनती है। और पादपों में अलैंगिक जनन की क्रिया है जो निम्न विधियों से नए जीव की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले है विखंडन, फिजन। इसमें कोशिकाएं सूत्री या असूत्री विभाजन द्वारा दो या दो से अधिक कोशिकाओं में बट जाती हैं और नए जीव का निर्माण होता है। और यह एक कोश की जो जीव होते हैं, एक कोश की होते हैं, उनमें ही पाई जाती है। बीजाणु निर्माण द्वारा नंबर 2 है स्पोर फॉर्मेशन। कम विकसित पादपों में दृढ़ आवरण वाली एक कोश की संरचनाएं बनती हैं, जिन्हें हम बीजाणु कहते हैं। और यह प्रतिकूल अवस्थाओं में सुरक्षित रहती हैं और जैसे ही अनुकूल अवस्थाएं आती हैं तो वह अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। जैसे कवक और शैवाल हैं, उनमें जनन जो है वह हमारी जो बीजाणु निर्माण पद्धति है, स्पोर फॉर्मेशन है, उसी के द्वारा होता है। आइए आगे देखते हैं। जो हमारा अगला तीसरा नंबर है, यह तीसरी विधि है, वो है कलिकोत्पादन या बडी। ईस्ट कोशिका से कलिका सदृश उभार या मुकुल बनते हैं। जो ईस्ट कोशिका होती है उसमें मुकुल बनते हैं, जो कोशिका से अलग होकर नई ईस्ट कोशिकाएं बनाते हैं। लेकिन जो ईस्ट है उसमें ही विशेषता है कि यह मुकुल जो है वो मात्र कोशिका, यानी जिससे वह बनते हैं, उससे अलग हुए बिना ही अपने मुकुलों का निर्माण कर लेते हैं। और इस प्रकार इस पर एक मुकुलों की श्रृंखला बन जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ईस्ट है उसमें जनन की प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है। अगला जो बिंदु है वह हमारा खंडन या फ्रेगमेंटेशन। सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय पादप जैसे स्पाइरोगारा है या फिलामेंट है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड एक नए जंतु का निर्माण कर देता है। छोटे छोटे खंडों में वह टूट जाता है। जैसे मान लीजिए चौक है और इसको हम तोड़ दें तो ये भी एक जीव बन जाएगा और ये भी एक अलग जीव निर्मित हो जाएगा। अगला है पांचवा कायिक जनन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसमें पादप शरीर के किसी भी भाग से, हम पुष्प को छोड़ देंगे, पुष्प को छोड़कर किसी भी भाग से नए पौधे का विकास हो जाता है। और पौधे के जो भाग हैं उनमें कौन कौन से भाग हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। कायिक जनन हमारे पौधे में, अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार के अंगों द्वारा होता है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जड़ों द्वारा। बैक्टीरिया है, शतावर तथा सकरंद की जड़ें में जो भोजन है वो इकट्ठा होकर फूल जाती हैं। उन पर लगी अपस्थानिक कलिकाएं जो ये हैं, अगले जनन काल में नए पौधे को जन्म देती हैं। ऐसे ही
तनु द्वारा है, तने द्वारा में अदरक, हल्दी, आलू, अरवी, प्याज व लहसुन में भूमिगत तने, और दूबघास है, ब्राह्मी पुदीना है, गुलदाउदी है आदि अर्धवायवीय तनु द्वारा, तथा गन्ना व अमरवेल मनी प्लांट के वायवीय तनों से नए पौधे उग जाते हैं। पत्तियों द्वारा निग्नोनिया है तथा अजूबा की पत्तियों के किनारों पर अपस्थानिक कलिकाएं व जड़ें उग जाती हैं और ये प्रत्येक कली एक नए पौधे में विकसित हो जाती है। आइए आगे देखते हैं पत्र कलिकाओं द्वारा। कुछ पौधों में कलिकाओं के समूह इकट्ठे होकर पत्र कलिकाएं या बुलविलास बनाते हैं, जो मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधे में विकसित हो जाती हैं। अगला है कायिक जनन, जो कृत्रिम कायिक जनन यानी मनुष्य के द्वारा कृत्रिम विधि से कायिक जनन किया जाता है। अच्छी किस्म के पौधे प्राप्त करने के लिए पादप वैज्ञानिक जो है वो कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, गूंठी या जिसको कलम कहते हैं के द्वारा ही पौधे से कई पौधे बनाते हैं। कलम लगाकर हम एक ही पौधे से उनके गुणों को प्रभावित किए बिना नए पौधे, जैसे हमने नया पौधा जब उगाते हैं आम का, अमरूद का, तो वह उसकी वैरायटी अलग हो जाती है, लेकिन उस पर क्या है पुराने पौधे की कलम लगाकर हम वही पौधा तैयार कर लेते हैं। अब है कायिक जनन के लाभ। हमने जो कायिक जनन पढ़ा पौधे में, उसके लाभ क्या है? तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जिन पौधों में बीज नहीं बनते, जैसे केला है, अंगूर है, अनानास है, तो बीज नहीं बनते तो उनको पौधा नई संतति उनकी चाहिए, तो उसके लिए कायिक जनन से नए पौधे उग जाते हैं, अन्यथा पौधे उगते ही नहीं, यानी वो संतति खत्म हो जाती है। बीज बनने व उनसे पौधे उगाने की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही जटिल और धीमी है। यानी पहले पूरा पौधा तैयार होगा, फिर उससे फल आएंगे, फिर उसके बीज बनेंगे, फिर हम उससे पौधे को उगा सकते हैं। यहाँ पर क्या है, उसके पौधे के तने से ही एक नए पौधे को बना लेते हैं, जन्म दे देते हैं, तो समय कम लगता है, तो इससे थोड़े समय में तेजी से नए पौधे बनाए जा सकते हैं। एक ही लक्षण के बहुत से पौधे बनते हैं, यानी हम क्योंकि उसी भाग से, उस पौधे के भाग से ही नए पौधे का निर्माण कर रहे हैं, तो उसके लक्षणों में भिन्नता नहीं आती है, उसी लक्षण वाले पौधों का निर्माण होता है। पौधों के विशेष ऐच्छिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखा जा सकता है, यानी हम उसकी जो विशेष लक्षण हैं जिनकी हमें आवश्यकता है उनको पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखा जा सकता है। तो आज भी विद्यार्थियों में पौधों में जो अलैंगिक जनन है उसके बारे में पढ़ा, कल हम पौधों में ही लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।